नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। हमारी इस खास चर्चा में आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोविड-19 उसकी दूसरी लहर करीब 1.5 महीने तक जूझने के बाद अब जब धीरे धीरे प्रदेश की जनता रिकवरी कर रही है, या यूं कहें कि नए संक्रमण के केसेस अब कम हो रहे हैं, तो एक और मुसीबत काल बन करके छाई हुई है। इसका नाम है ब्लैक फंगस, यानी कि म्यूकोमाइकोसिस इसका साइंटिफिक नेम। ब्लैक फंगस यानी कि वो बीमारी जिससे ज़्यादातर पोस्ट कोविड में लोग जूझ रहे हैं। बहुत हद तक वो शिकार बन रहे हैं जो या तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या लंबे समय पर ऑक्सीजन या वेंटिलेटर के जरिए रहे हैं, या फिर और उनके शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अब बड़ी कॉम्प्लिकेशन यानी कि बड़ी समस्या ये है कि ब्लैक फंगस उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तेज़ी के साथ पैर पसार रहा है। और उस पर भी बड़ी समस्या, बड़ी विडंबना ये कि ब्लैक फंगस में लगने वाले इंजेक्शंस जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो अब बाज़ार से गायब हो रहे हैं। और इसी पर दर्शकों आज हम चर्चा करेंगे, ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस बाज़ार से गायब। कोविड की दूसरी लहर से हमने किस कदर जूझा है, इस बात का अंदाज़ा आप पिछले 1.5 महीनों के आंकड़ों से लगा सकते हैं। चाहे वो नए संक्रमितों का चरम पर पहुंचना हो उनके आंकड़ों के लिहाज से, या फिर मौतों का आंकड़ा जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जो कोविड से मरे, कोविड की कॉम्प्लिकेशन से मरे और अस्पताल में मरे, उनका तो सरकारी आंकड़ा है भी, लेकिन जो कोविड से ही हुई और दूसरी समस्याओं से मरे, उनका नाम कोविड में नहीं आया, और जो घर पर मरे उनके नाम भी नहीं दर्ज हुए। ऐसे में मौतों की संख्या में भी बड़ा फर्क है। लेकिन इस वक्त हम कोविड के बाद जैसे जैसे कोविड पर रिकवरी में आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोमाइकोसिस के जाल में फंस रहे हैं। आंकड़े रिकवरी दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें तो पिछले 24 घंटे के आंकड़े सबसे कम 526 के आसपास रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिंताजनक बात ये कि मेरठ और गोरखपुर जैसे जो छोटे ज़िले हैं, वो अब उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में आते जा रहे हैं। सबसे ऊपर मेरठ है करीब 700 के आंकड़ों के साथ। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन हैं वो बाजार से गायब हो रहे हैं। हमारे साथ मेहमाना को एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए हमारी विशेष रिपोर्ट। आपको बता दें कि एम्फोटेरिसिन बी का सभी कंपनियों का इंजेक्शन 4500 से 6500 हजार रुपए तक मिलता है, मगर इस वक्त कालाबाजारी में दोगुने से भी ज्यादा कीमत में बेचा जा रहा है ये इंजेक्शन। जी हाँ, जिस तरह से रेमडेसिविर के लिए बीमार व्यक्ति के परिजनों को भटकना पड़ रहा था, उसी तरह ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए परिवार भटक रहे हैं। ब्लैक फंगस के मरीज को लगने वाला इंजेक्शन जैसे लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी बाजार में नहीं मिल रहा है। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में इस इंजेक्शन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमित और रिकवर रोगियों में अचानक से बढ़े ब्लैक फंगस के मामलों ने एक बार फिर मुश्किलें पैदा कर दी हैं। राजधानी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए एम्फोटेरिसिन बी नामक इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। एक इंजेक्शन की कीमत 12,000 रुपए तक ली जा रही है, जिसकी वजह से इसकी कालाबाजारी भी पिछले 3 दिन में काफी बढ़ गई है। इस इंजेक्शन का प्रोडक्शन करने वाले लैब की माने तो अभी तक ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की डिमांड ज्यादा नहीं थी। अचानक इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बाजार से ये इंजेक्शन गायब हो रहा है और इसका प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। अब देखना यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह फंगस के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की भी कालाबाजारी ना शुरू हो जाए। जहां कोविड लगातार अपना कहर बरपा रहा है, वहीं पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में एक और बीमारी धीरे धीरे लोगों को काल के गाल में ढकेल रही है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। जी हाँ, ब्लैक फंगस जो पोस्ट कोविड इफेक्ट की वजह से पैदा होता है और जिसको लेकर अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां लगातार फैलाई गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाकायदा हर आम और ख़ास के लिए गाइडलाइंस जारी की थी कि क्या सिम्टम्स होते हैं, पोस्ट कोविड इफेक्ट में क्या क्या परेशानियां होती हैं, चाहे वो एस्टेरॉयड इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल। जिसके बाद ब्लैक फंगस
बॉडी के अंदर एंटर करता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इसके इलाज की जहाँ तक बात की जाए, अभी तक कई सारे ऐसे आउटलेट्स हैं, हालांकि जो कंपनी है वो हैदराबाद में इसका इंजेक्शन का निर्माण किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन वहाँ से लखनऊ या उत्तर प्रदेश के किसी भी इलाके में लाने के लिए खासी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि सरकार ज़रूर दावे कर रही है, लेकिन इलाज के नाम पर एंटीडोट की तो बात दूर की कही जाए, लेकिन इलाज के लिए जिन इंजेक्शन्स का इस्तेमाल किया जाना है वो हर बाज़ार से नदारद हैं। ऐसे में लोग आखिर ब्लैक फंगस से अपनी जान कैसे बचा पाएंगे? कैमरामैन रियाज के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज़, लखनऊ। तो आइए अपनी चर्चा करने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जहां कोरोना वायरस पे क्या अपडेट है वो दिखाते हैं। और कम से कम उतनी तो उपलब्ध कराएं जितनी 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दी जा रही है, क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए जैसे आपने अभी 3,83,000 और दी है, तो वैसे ही 45 साल से छोटी उम्र के लोगों के लिए भी आप हमें 3,83,000 या 4 लाख वैक्सीन और दे दें तो हम इतने लोगों को साथ साथ और लगा सकते हैं। वरना हमें 4 दिन के अंदर अंदर अपने ये सेंटर्स बंद करने पड़ेंगे। आज से 3 दिन में हमको 18 से 45 सेंटर, 18 से 45 उम्र के वर्ग के लिए जितने हमने वैक्सीनेशन सेंटर खोले थे ये अब खाली पड़ जाएंगे। इसके बाद हमको ये बंद करने पड़ेंगे। तो पहला रिक्वेस्ट तो उनसे ये किया है कि आप हमें जितनी वैक्सीन हमें 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दे रहे हैं, कम से कम उतनी वैक्सीन हमें 45 साल से कम उम्र के लोगों के लिए भी उपलब्ध कराएं। पहले तो रिक्वेस्ट ये है। दूसरा हमने रिक्वेस्ट किया है, हम समझते हैं कि वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी एक समस्या है, उसमें मैनेजमेंट में जो भी कमी रह गई, लेकिन है जितनी भी वैक्सीन देश में अब बन रही है, दोनों कंपनियां जितनी वैक्सीन बना रहे हैं उसका एलोकेशन केंद्र सरकार कर रही है। 50% लेके 45 ईयर्स के लिए अपने आप देती है और 50% कहती है राज्य सरकार खरीद ले। तो इसका एलोकेशन का पूरा डेटा सार्वजनिक हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि किस राज्य को 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है, 45 साल से नीचे के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन दी है, वो एलोकेशन का डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इसमें भी क्योंकि अभी दिल्ली के लिए सरकारी सिस्टम में कितनी जा रही है और प्राइवेट में कितनी जा रही है ये भी जानना जरूरी है। तो अगर कंपनियां प्राइवेट को सप्लाई कर रही हैं तो हमें ये भी बताती रहें कि उन्होंने सरकार को कितना दिया है, प्राइवेट को कितना दिया है पूरे देश में। तो ये पूरे देश का ये डेटा सार्वजनिक रहे, किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिल रही है, उसमें से कितनी सरकारी सिस्टम को मिल रही है, कितनी प्राइवेट सिस्टम को मिल रही है, ये सार्वजनिक होना बहुत ज़रूरी है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से ऑक्सीजन के एलोकेशन को लेकर केंद्र सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बरती और हर एक राज्य का डेटा हर एक राज्य को पता है कि उसके हिस्से में इतनी ऑक्सीजन आई या आ रही है, वैसे ही सब राज्यों का वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा भी, अलॉटमेंट का डेटा भी पूरा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरी चीज़ हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जिस तरह से आपने हमें चिट्ठी लिख के ये बताया है कि मई के महीने में हम आपको 45 ईयर की इतनी वैक्सीन देंगे, तो उसी तरह से जून और जुलाई का भी बता दें, ताकि हम फिर अपना पूरा प्रोग्राम, अपना पूरा सिस्टम उसी हिसाब से बना लें, हम अपनी पूरी योजना इसके हिसाब से बना लें कि हम मई के साथ साथ जून और जुलाई में भी कितने लोगों को और किस तरह के कितने सेंटर्स खोलने की जरूरत पड़ेगी, कितने सेंटर्स हम चलाएंगे, ये सब हम अपना प्रोग्राम बना के रखें। तो ये तीनों रिक्वेस्ट मैंने उनसे की हैं। 18 से 44 साल के लोगों के लिए और वैक्सीन चाहिए, कम से कम इतनी तो चाहिए जितनी 45 साल से ऊपर के लिए लोगों के लिए दे रहे हैं। दूसरा, पूरा एलोकेशन का डेटा वैक्सीन का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरा, अगले 2 महीने के लिए भी कितना एलोकेशन आएगा वो भी अगर हमें अभी एडवांस में पता चल जाएगा तो हम उसी के हिसाब से अपना आगे का प्लान बना सकते हैं। थैंक यू। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुन रहे थे आप। आइए अब चर्चा की अपनी शुरुआत करते हैं और बिना देर किए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर मनीष गुलाटी जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नावेश शिको जी जुड़े हुए हैं। नावेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, हम उनकी कालाबाजारी की बात कर रहे हैं कि किस तरह इंजेक्शन 2 से 3 गुना दामों में बेचे जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इंजेक्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है।
आप धरातल पे हैं, आपने कई मेडिकल स्टोर्स और दवा बाजारों को खंगाला है, क्या स्थिति है इस वक्त? सबसे अहम बात, ब्लैक फंगस जो पोस्ट कोविड इफेक्ट के बाद अब सामने निकल कर आया है, कई सारे लोग जान भी गंवा रहे हैं, कई सारे लोग इससे जूझ रहे हैं और इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है कि जिसको भी ब्लैक फंगस हो रहा है और जिस बॉडी पार्ट पर उसका इन्फेक्शन पूरी तरह से हो रहा है, पार्शियल या नॉन पार्शियल तरीके से, वो बॉडी पार्ट शरीर से अलग करना पड़ रहा है। और बाकायदा कई सारे केसेस इस तरह से हम देख भी रहे हैं जहां लोग ब्लैक फंगस से जूझ रहे हैं। सबसे अहम बात, जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक फंगस के इलाज के दौरान, तकरीबन 100 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेशेंट्स को, जिनकी ज्यादा हालत गंभीर होती है उन्हें 200 से ज्यादा इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कितना कीमती है वो इंजेक्शन, कितना जरूरी है ब्लैक फंगस को इंजेक्शन, इसी से जान पड़ता है। और सारी चीजों के बीच ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को कई सारे फार्मेसी कंपनियां बना रही थी, चाहे वो हैदराबाद की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, बाकी जगहों की बात करें। और इन सारी चीजों के बीच सरकार की तरफ से एक आदेश आता है कि काला बाजारी रोकने के लिए ब्लैक फंगस के जो भी इंजेक्शन हैं वो रिटेल मार्केट में सप्लायर्स को ना बेचे जाएं, ताकि कहीं वो उसे डंप ना कर लें, उसे काला बाजार में ना बेचने लगे या पौने पौने दामों पर ना बेचें, बढ़ाकर ना बेचें। निश्चित तौर पर इसको लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है उन प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से, फार्मेसी कंपनियों की तरफ से, जो सीधे पेशेंट्स तक जाएगा और तीमारदार उस पर कांटेक्ट करके डायरेक्ट इंजेक्शन की सप्लाई मंगा सकते हैं। लेकिन क्या इस बात की जानकारी हर एक खासो आम को है? नहीं है। अभी भी दवाई मार्केट में, लखनऊ की राजधानी की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, तो यहाँ पर भी अभी सबको ये जानकारी नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश किया गया है भारत सरकार की तरफ से फार्मेसी कंपनियों के लिए कि ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन हैं वो फार्मेसी कंपनियां डायरेक्ट रिटेल मार्केट में नहीं उतार सकती, उन्हें सीधे पेशेंट्स को सप्लाई करने के लिए आदेश दिया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास इस आदेश से पहले टीके पहुंच गए थे, उन्होंने जमकर कालाबाजारी की है। कई सारे मामले हमारे सामने भी आए हैं जो तकरीबन 2300 रुपए के इंजेक्शन को 18 से 20,000 तक बेचते हुए नजर आए, और सरकार कोशिश भी करती रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार की तरफ से यह जिम्मेवारी जरूर बनती है कि अगर सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए आदेश किया है तो इसकी जानकारी हर एक आमो खास को पहुंचे कि वो डायरेक्ट फार्मेसी कंपनी से इंजेक्शन मंगा सकते हैं और क्या होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा अभिषेक। यहाँ पहले तो हम कालाबाजारी से जूझे, लेकिन उसके बाद एक तरह के मिसमैनेजमेंट से भी जूझ रहे हैं। जितना लिमिटेड स्टॉक है वो भी सही जनता को, सही मरीज को मिल पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर मनीष गुलाटी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर से जानना चाहेंगे इस पूरी बीमारी का साइंटिफिक पक्ष, ये इंजेक्शंस कितने ज़रूरी हैं, कब लगने चाहिए, नहीं मिल पाए तो क्या समस्या होगी। डॉक्टर, ये इंजेक्शंस जिनका नाम एम्फोटेरिसिन बी है, ये इंजेक्शंस ब्लैक फंगस से जो मरीज जूझ रहा है उसके लिए कितने आवश्यक होते हैं? क्या वो मरीज थोड़ा रुक सकता है, या इंजेक्शन उनको इमरजेंसी बेसिस पे लगाए जाते हैं, या इंजेक्शंस का कोई और अल्टरनेटिव भी है? ये हम इसलिए समझना चाहते हैं कि अगर कालाबाजारी हुई और कुछ वक्त तक मरीज को इंजेक्शन नहीं मिल पाए तो उसको क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी? कि बीमारी का पता चल जाए, उसका इलाज हम बता पाएं, ऑपरेशन भी हो, सर्जरी हो, लेकिन दवाइयाँ उपलब्ध ना हो। ये बहुत बड़ी, पहले भी हमने देखा कोविड में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हुई थी। और अब म्यूकरमाइकोसिस है, इसमें मेनली 3 दवाइयाँ हैं जिनको एंटी फंगल दवाइयाँ कहते हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, पोसाकोनाजोल और आइसावुकोनाजोल। अब ये दवाइयाँ महंगी दवाइयाँ हैं, इनको हमें देना इसलिए जल्दी जरूरी, क्योंकि ये जो फंगस है बहुत तेजी से फैलता है। ये कैंसर है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ कैंसर टाइप की है, क्योंकि वो बहुत तेजी से फैलता है। रास्ते में जो आता है उसको नेक्रोज कर देता है, खराब कर देता है। हम सर्जरी से उसको नेक्रोज पार्ट को हमें रिमूव करना होता है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है ताकि ये और ज्यादा ना फैले। ऑपरेशन के बाद भी हम एंटी फंगल देते हैं, ऑपरेशन से पहले भी एंटी फंगल दवाइयाँ देनी होती हैं। लेकिन अगर दवाइयों की उपलब्धता नहीं होगी तो ये बहुत विडंबना की बात है। सरकार को, प्रशासन को और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखना होगा कि दवाइयाँ उपलब्ध रहें मरीजों के पास, और टाइमली हम उनको ये दवाइयाँ दे पाएं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकोसा भी जुड़े हुए हैं। नावेद जी, बड़ी विडंबना इस बात की कि आज हमें इस चीज़ पे भी चर्चा करनी पड़ रही है कि कोविड के बाद जो हम दूसरी बीमारी से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, ब्लैक फंगस, उसे लेकर के जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, जो इंजेक्शन हैं, वो भी बाजार से गायब हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन्स, उनका प्रोडक्शन कम होता था। प्रोडक्शन कम होने की वजह से अगर मांग बढ़ी तो अपने आप सप्लाई कम हुई और ये काला बाजारी में उतर गई। आखिर क्यों ये जो मिसमैनेजमेंट की स्थिति है, इससे हम नहीं जूझ पाते हैं, जबकि हाल फिलहाल हमने कोविड में रेमडेसिविर का उदाहरण देख चुका था। जी हाँ, बहुत गंभीर स्थिति है और इस बात को पहले समझना होगा कि ये जो एक नई बीमारी तो नहीं है, ये जो उभर के आ रही है, क्योंकि कोविड के पेशेंट बहुत सारे थे। कोविड ने एक बहुत भयावह रूप से ये फैला, ये वायरस, इसने कई लोगों की जान ली, कई लोगों पूरी अस्त व्यस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश को इस बात को मानना पड़ेगा और ये पूरा फिगर सामने है। हमें पहले तो इस बात को जानना पड़ेगा कि इसकी कितनी बड़ा दायरा था। हम जो ठीक होकर आए हैं, जो पेशेंट्स आए, उनका एक लंबा डाटा होगा और सरकार के पास होगा कि कितने लोग इससे ठीक हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में है, एक चीज। दूसरी, उसका एक साइंटिफिक जो है, उसे एक निष्कर्ष इस बात का निकल सकता है कि किस तरह के ऐसे मरीज उसमें अधिक हैं जो इस तरह के पहले की बीमारियों से, चाहे किडनी की हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे वो शुगर की हो, इस तरह की बीमारियों से ग्रसित थे और वो ठीक हो गए। यानी उन्हें ब्लैक फंगस होने का पूरा डर बना हुआ है और ये सिलसिला शुरू हो चुका है और इसने दस्तक दे चुकी है ये बीमारी। हम इस बात को मानने को तैयार रहे कि अभी नकारात्मकता जरूर है इस बात में, लेकिन ये तैयारी भी है एक तरीके से कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसा हो सकता है। जब हम इस बात को मानेंगे और स्वीकार करेंगे, डाटा जो है उसको खंगालेंगे कि हमारे कितने पेशेंट कितने जिलों में ठीक हुए, देश में, प्रदेश में कितने ठीक हुए और कितने ऐसे थे जो दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे पहले और कितने लोगों को खतरा है। लाखों लोग इस तरह के निकलेंगे और हमें मान के तैयारी इस बात की करनी होगी कि ब्लैक फंगस उनको हो जाता है तो हम उनको कैसे दवा मयस्सर करेंगे। अभी हो रहे हैं, संख्या बढ़ रही है, इस तरह की एक नई आफत आ चुकी है, लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि ये और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है और इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ये बीमारी कोई नई नहीं है, इसकी दवा कोई नई नहीं है, ये बहुत कम, लेकिन इस तरह की बीमारी होती रही है लोगों को। लेकिन अब एक नया आयाम जो सामने आया है कि कोविड पेशेंट जो ठीक हुए हैं, जो संक्रमित थे और ठीक हुए हैं, उनकी दवाओं के दौरान, उनके ट्रीटमेंट के दौरान या उनकी जो भी शरीर की कमजोरियां थी उसकी वजह से ये बीमारी, ये फंगस उनके शरीर में आ रहा है जो जानलेवा और बहुत खतरनाक है। तो उसकी दवाएं जो हमारे देश में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग है, जो हाँ ये जरूर है कि कम है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कम है, तमाम कमियां हैं, लेकिन अब सरकारों को, प्रशासन को चौकन्ना होना पड़ेगा और होना चाहिए था। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में और खासतौर से काला बाजारी जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, इस पर हम नकेल क्यों नहीं कस पा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस युद्ध स्तर की तैयारी की बात की जा रही थी वो आखिर कहाँ है? जब जरूरत का वक्त है तभी दवाइयाँ बाजार में अवेलेबल नहीं है। दर्शकों, फिलहाल छोटे से ब्रेक में हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा करेंगे कि आखिर ब्लैक फंगस कितनी गंभीर ये समस्या है और उससे भी गंभीर ये समस्या कि उसके लिए जो इंजेक्शन्स हैं वही बाजार में इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं और अगर हैं तो उनकी कालाबाजारी हो रही है। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस और उसके लिए इस्तेमाल में आने वाले इंजेक्शंस की, जिनकी इस वक्त जमकर कालाबाजारी, ऐसी खबरें सब तरफ से हैं। इंजेक्शंस की सख्त कमी है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष गुलाटी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मनीष, यहाँ पर आपके ब्लैक फंगस से लेकर के ये समझना चाहेंगे, जिन इंजेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, जिन इंजेक्शंस की कमी की हम बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस आमतौर पे कम होता था, पोस्ट कोविड ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। एकदम से इसकी डिमांड बढ़ी तो इसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती है। ये समस्या हम सब के सामने आ रही है। लेकिन ये इंजेक्शंस ये कितने ज़रूरी हैं ब्लैक फंगस के मरीज़ के लिए? क्या ये ऑपरेशन से पहले भी दिए जाते हैं या ऑपरेशन के बाद दिए जाते हैं? कितनी संख्या में ये एक मरीज़ को लगते हैं? ऑपरेशन से पहले भी लगते हैं, ऑपरेशन के बाद भी लगते हैं और काफ़ी मात्रा में लगते हैं। मेन रीजन है कि ये फंगस जो है, ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस, ये बहुत तेजी से फैलता है। तो रास्ते में जो नेक्रोज होता रहता है टिश्यू, उसको खराब कर देता है, जो हमें ऑपरेशन से निकालना होता है। एंटी फंगल दवाइयाँ इस फंगस को मारती हैं और बहुत तेजी से स्प्रेड नहीं होने देती। बहुत इनिशियल स्टेज में हमें अगर पता चलता है या पेशेंट बहुत अलर्ट है, पोस्ट कोविड स्टेज में है, उसकी शुगर हाई है, डायबिटिक है, या उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी गई हैं जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, या वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रहा है या ऑक्सीजन ट्रीटमेंट उसको देते रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें हाई रिस्क पेशेंट्स ये लोग कहलाते हैं। इनमें प्रोबेबिलिटी होती है कि ब्लैक फंगस हो। अगर ये पेशेंट अलर्ट हो जाएं और अपना कोविड नेगेटिव होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद, टाइम टू टाइम अपने ENT के डॉक्टर के पास जाके हफ्ते में कम से कम एक बार नाक की एंडोस्कोपी कराएं, तो ये बहुत इनिशियल स्टेज में हमें पता चल सकता है जब कोई भी टिश्यू खराब ना हुआ, और एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं और उससे पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होता है। हालांकि ऐसा बहुत कम देखते हैं। ज्यादातर पेशेंट ऐसी स्टेज पे आते हैं जब नाक का अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट या आंख का इन्वॉल्वमेंट हो चुका होता है। ऐसे केसेस में हमें सर्जरी करनी ही करनी है। अब कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स में हम लोग बिना ब्लैक फंगस हुए उसको एज प्रिवेंशन भी एंटी फंगल ट्रीटमेंट देते हैं। तो एंटी फंगल दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं और इनकी उपलब्धता को ध्यान में ज़रूर देखना चाहिए प्रशासन को। यानी कि बहुत बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़रूरी है। पहले तो इंजेक्शन उपलब्ध हो, उसके बाद हम इससे मरीज़ को लगाएंगे। अभिषेक, आपके पास में आऊँगी डॉक्टर मनीष की इसी बात पे। अगर राजधानी लखनऊ जैसे बड़े हाईटेक सिटी में ये इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो लखनऊ के बाद मेरठ और वाराणसी, जहाँ पर ब्लैक फंगस सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ के कैसे हालात हैं? हफ्ते से लगातार, बीते एक हफ्ते से देख रहे हैं, जब से ब्लैक फंगस को लेकर के लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, एक्सपायर कर रहे हैं लोग, मौत हो रही है लोगों की। और लखनऊ में ही तकरीबन 3 से 4 लोग काल के गाल में समा चुके हैं ब्लैक फंगस की वजह से। और इसके बाद से ही KGMC की बात की जाए या फिर जो भी सरकारी संस्थान है, बड़े सरकारी संस्थान है, चाहे वो PGI हो या फिर और प्राइवेट बड़े संस्थानों की बात की जाए, चाहे वेदांता या अपोलो की बात की जाए, वहां पर ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस की सप्लाईज को लेकर के खासी परेशानियां शुरुआती दौर में देखी गई थी। हालांकि उनके पास पेशेंट्स जरूर हैं, कम है तादाद पेशेंट्स की ब्लैक फंगस के फिलहाल, लेकिन सिम्टम्स को लेकर के बाकायदा गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई थी। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार खुद इस बात को लेकर पब्लिक को ये बात मैसेज कन्वे करना चाहती है कि ब्लैक फंगस के प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं, ब्लैक फंगस होता कैसे है, चाहे वो एस्पिरिन के इंजेक्शन जो कोविड-19 के दौरान लगाए जाते हैं इलाज के दौरान, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक पहुंचने की बात कही जाए, जो कि अस्पतालों में ज्यादा बदइंतजामी की वजह से कहीं ना कहीं जो रिसर्च सामने आ रही है एक के बाद एक कि बदइंतजामी एक बड़ा कारण हो सकता है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होने का। और इन सारी चीजों के बीच सरकार जब यहाँ तक इंतजाम कर रही है, तो आखिर उसके इलाज की दवाई यानी वो कॉइल, वो इंजेक्शन मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ये तैयारी करती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार इस चीज पर ध्यान रखे, क्योंकि हर बार कहा जाता है हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। इसी बात पे नावेद जी आपके साथ में आऊंगी। दर्शकों, इसी बीच में चर्चा को रोकते हैं, सीधे CM योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, वहां आपको लिए चलते हैं। कंटामिनेशन को रोकने के लिए उधर में हमने आज 1,49,000 मात्र है, यानी 1,00,000
61,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 16 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके पीछे हम लोगों ने टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट को लेकर के अर्ली एंड एग्रेसिव जो कैंपेन प्रारंभ किया, उसके रिजल्ट सामने आए हैं। अब तक 4.5 करोड़ से अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश कर चुका है और लगातार यह अभियान चल रहा है। आशंका लोग व्यक्त कर रहे थे कि गांव इससे सर्वाधिक इन्फेक्ट होंगे। 5 मई से ही हमारी टीम, निगरानी समिति की टीम घर घर स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। जो भी लक्षण युक्त या संदिग्ध मामले पाए जाते हैं उनको मेडिकल किट का वितरण करना, उनको होम आइसोलेशन या क्वारंटीन सेंटर या हॉस्पिटल में भेजने के लिए सूची तैयार करना। अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम जाकर के वहां पर ऐसे सभी लोगों की जांच करती है और फिर इसके बारे में होम आइसोलेशन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को टेली कंसल्टेशन की सुविधा, या कोई व्यक्ति हालत किसी की गंभीर हुई है तो उसे हॉस्पिटलाइज करने की व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बृहद स्तर पर की जा रही है। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहना की है, नीति आयोग ने सराहना की है और ये कार्यक्रम लगातार देश के अंदर भी, अब नीति आयोग ने भी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अन्य राज्यों को भी कहा है कि जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर चला है इसको अन्य राज्य भी अडॉप्ट करें, क्योंकि कोरोना के संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का वही एकमात्र माध्यम है। और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5 मई से ही शुरू कर दिया है। प्रदेश में फर्स्ट वेव में ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें उतनी नहीं थी। लेवल 1 फैसिलिटी के हमारे पास 1,16,000 बेड्स थे, लेवल 2 के 23,000 बेड्स थे, उसमें हमारा काम चल रहा था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आवश्यकता भी महसूस हुई, तेजी के साथ एक कार्य प्रारंभ हुआ और आज यानी इस दौरान हम लोगों को ऑक्सीजन, भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलानी पड़ी, वायुसेना के विमानों के माध्यम से टैंकर भेज करके हम लोगों को लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भारत सरकार के साथ सहयोग करते हुए हर जनपद को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सहयोग करना पड़ता है। लेकिन हर जनपद ऑक्सीजन में आत्म तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप।